नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको लिखने में समस्याएं आती है। ज्ञान तो है, नॉलेज है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि लिखा कैसे जाए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लिखने के लिए तो आता है, लेकिन फिर भी उनको आयोग मार्क्स कम देता है। ये उनके लिए भी, और ये वीडियो उनके लिए भी जो अभी शुरुआती दौर में लिखने के लिए शुरुआत ही करने वाले हैं। ये उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपीएससी का रवि जी का ये कॉपी है। इसमें जो हम चर्चा करेंगे, आपको हिस्ट्री का स्पेशली चर्चा करेंगे। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन प्राचीन से उठाएंगे, एक क्वेश्चन आधुनिक से उठाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है विश्व इतिहास से उठाएंगे। और आपको बस ये बताने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां हम गलतियां करते हैं जो आज तक अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। अब ये कॉपी जब देखेंगे तो आपकी सारी गलतियां दूर हो जाएंगी, और मैं यकीन और दावे के साथ में कह सकता हूं कि नेक्स्ट टॉपर आप बन जाइएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही तैयारी करवाई जाती है। हमारा अभी भी उद्देश्य है, मैं सिखाने के लिए ही सिर्फ पढ़ाता हूं, लिखाने के लिए कभी नहीं पढ़ाता हूं। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप हमारी संस्था से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आप जुड़ सकते हैं। इतिहास का जो है मध्यकालीन इतिहास से शुरू हो रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है यहां डिस्प्ले हो रहा है, इसमें से आप किसी भी नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में सोशियोलॉजी की भी क्लास चल रही, हिंदी लिटरेचर की भी क्लास चल रही, ज्योग्राफी की भी क्लास चल रही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी चल रही है, और एलएसडब्ल्यू की भी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये कॉपी जो है रवि जी की है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, विजन आईएएस में ये टेस्ट देते थे। और ये जो कॉपी है 20/11/2021 का है, यानी कहा जाए तो एकदम लेटेस्ट 6 महीना पहले का लिखा हुआ है रवि जी का। आइए, ये यूपीएससी में 18वां रैंक लाए हैं, तो कुछ कमाल होगा। यानी मेंस में ये गजब का कमाल किए होंगे, तभी ये रैंक आ सकता है, और खास करके हिंदी मीडियम का। इस साल जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, इसमें हिंदी मीडियम में टॉप में यही बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ताकि आपको मजा आ जाए। देखिए, क्वेश्चन ऊपर में है, विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरण के साथ 100 विस्तार से वर्णन कीजिए। सबसे पहली बार और बार बार मैं कहता हूं, पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए। तो अगर क्वेश्चन पढ़ के अगर क्वेश्चन ब्रेक करें तो ऐसे होगा, समझिएगा मेरी बात को। विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला, एक तो ये हुआ, अद्वितीय विशेषता से युक्त एक विशिष्ट शैली है, मतलब क्या, औरों से अलग एक विशिष्ट शैली है। और इसको बताने के लिए उदाहरण सहित आपको चर्चा करना। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो बटा हुआ है। अब अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट डालना है ताकि बेहतरीन आंसर हो सके। आइए सबसे पहले भूमिका को देखते हैं, कैसे इन्होंने भूमिका लिखे रवि जी। हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित, यहां पे डेट डाल दिए हैं। मैं आपसे सच में बताता हूं, डेट तब डालिएगा जब डेट आपको पता होगा। डेट अगर पता है या कंफ्यूजन है तो कोशिश कीजिएगा किसी भी हालत में भूमिका में डेट नहीं डालने की, अगर पता नहीं हो तो। अब स्थापित किए हैं तो अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो डेट आपको लिखना ही लिखना होगा, अगर नहीं लिखेंगे तब जरूरत नहीं है। विजयनगर साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्रफल विस्तार के कारण प्रसिद्ध था, मतलब क्षेत्रफल के विस्तार, अपितु विद्यावासिनी कला प्रेमी शासकों के लिए भी एक पोषित कलाओं की दृष्टि से भी भारतीय वास्तुकला में एक आयाम जोड़े हैं। अब ये जो है आप देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, मात्र 5 लाइन में भूमिका लिखे। आप 7 लाइन में भूमिका लिखते हैं, क्यों? अब तो कम से कम क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यह चीज होना बेहद जरूरी है। 5 लाइन, 4 हो सकता है, लेकिन 6 मत कीजिएगा। और वही पॉइंट जो क्वेश्चन पूछ रहा उसी के अकॉर्डिंग भूमिका है। यह तो क्लियर हो गया। अब आगे की लाइन चलते हैं। अब आते हैं वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला में एक शहरी दुर्ग प्रकोष्ठ, दूसरा महल और तीसरा मंदिर, ये तीनों वास्तुकला में प्रसिद्ध था। तीनों को इन्होंने फॉर्मेटिंग से इतना बेहतरीन तरीके से बताया है कि अगर एग्जामिनर 70 साल का भी हो तब भी इसको आसानी से चेक कर सकता है। अब आगे, शहरी या दुर्ग या प्रकोष्ठ,
यानी कि यात्री यूनिस का वर्णन के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला, शहरी 7 प्रकार के 4 दीवारियों से होती थी। ध्यान रखिए, शहर 7 प्रकार की 4 दीवारियों से क्या होता था? घिरा होता था। पहला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट को समझिएगा। दूसरा, यहां तक कि धान की खेती भी बाहरी 4 दीवारी के अंदर ही होती थी। जो खेती होती थी ना, वो भी 4 दीवारी के अंदर ही होती थी। तीसरा, संपूर्ण राज्य के सभी उत्पादन, जो महत्वपूर्ण उत्पादन है, दीवारों के मध्य यानी बीच में ही होती थी। उदाहरण स्वरूप यहां पे हम्पी डाल दिया है। यही जो है आंसर को अलग कर देता है और यही वजह होता है कि हिंदी के स्टूडेंट को जो है इतना नंबर आता है। आप बार बार चिल्ला लो, चीख लो, जो करना है कर लो। जब तक आप टू दी पॉइंट हिस्ट्री में नहीं आंसर लिखोगे, नहीं आएगा रिजल्ट। नंबर कम बार बार नहीं, हर बार आएगा। कहानी लिखना बंद कीजिए, यह सच बात है, हिस्ट्री कहानी है, लेकिन आपको टू दी पॉइंट लिखना होगा। देखिए उदाहरण, जैसे ही इन्होंने हम्पी लिखा, यह नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज कर गया। और जीता जागता उदाहरण सामने है, रैंक 18 लाए हैं। क्लियर हो गया? अब इसी का इस साइड में देखिए मैपिंग बना दिए, स्थापत्य का मंदिर बना दिए। इसको इस तरीके से 7 पार्ट में कन्फर्म करके कहां कहां खेत था, खेत को बना दिया। उत्पादन कैसे होता था उसके बारे में इन्होंने समझा दिया। 4 दीवारी से कैसे शहर बंधा हुआ था, उन सबकी चर्चा कर दिया और सबको लिख दिया गया। देखिए यहां पे खूबसूरती से खेत लिख दिया गया, मंदिर लिख दिया, मुख्य मार्ग लिख दिया गया। ऊंचे ऊंचे प्रकोष्ठ जो होता था, बाउंड्री डाल दिया गया था, प्रवेश द्वार जो है ये दिखा दिया गया। देखिए कितनी खूबसूरत से इन्होंने काम किया है। क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? तनिक सोचिए। और ये क्या कोई बड़ा है तीर या तोप है? कर सकते हैं, बस एक बार जो है आपके साथ में करवाने वाला होना चाहिए। इस चीज को समझिए, आपको इसी तरीके से काम करना होगा। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। स्थापत्य तकनीक के स्तर पर अद्वितीय था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए, और इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करना कभी जीवन में मत भूलिए, अगर मेंस में कंपीट करना है तो, टॉप रैंक लाना, तो इन्होंने अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने का सीधा सा मतलब है कि एग्जामिनर ये समझ ले कि अब जो शब्दों का हम खेल खेलने वाले हैं, उससे पहले पता हो जाना चाहिए एग्जामिनर को कि कौन से पार्ट का शब्दों का खेल खेल है। अंडरलाइन करके इन्होंने बता दिया। यही काम आपको भी करना है। यात्रियों के, ये मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं कि आपको भी ऐसा ही आंसर लिखा जाए। इन्होंने क्या क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जो और नहीं कर पाते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, जिनके कारण उनका रिजल्ट रुक रहा है, वही चीज बस बताने के लिए मैं आपके सामने ला रहा हूं। क्लियर है? वर्णानुसार दीवारों के किसी भी जो गाढ़े होते थे या फिर सीमेंटिंग एजेंट का जो है यहां पे प्रयोग नहीं किया गया, कहीं पे भी इसमें किया नहीं गया और बड़ा खूबसूरती से बनाया गया। और बात रही महल का, तो इन्होंने महल करके और इसमें फिर से फॉर्मेटिंग कर दिया। इसमें विशाल भवन होता था, खजाना से भरे हुए होते थे, राजा रानी के मूर्तियों की सजावट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था और स्तंभों के प्रचुर प्रयोग दिया जाता था। उदाहरण के लिए लोटस, यहां पे देख लीजिए। आप कहिएगा कि हाँ सुजीत सर, कुछ न कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, करना ही पड़ेगा, तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स और रैंक दोनों आपको हासिल होगा। देखिए लोटस दे दिया, वहां एमपी उदाहरण के लिए, यहां लोटस। अब बताइए, लोटस महल का अगर उदाहरण मिल गया है तो क्यों ना एक्स्ट्रा नंबर इन्हें मिले? अंदाजा लगाइए। मंदिर निर्माण में अद्वितीय, मुख्यतः द्रविड़ शैली के यहां पे मंदिर मिलते थे, वो भी लिख दिया गया। ए रोड देखिए, ताकि आपको कोई समस्या नहीं, सब कुछ जो आपके दिमाग में है सारा चीज कॉपी में रखा हुआ है, बस नंबर आप दे दीजिए एवरेज से ऊपर। ऊंचे प्रवेश द्वार, जिसको गोपुरम कहा जाता था, दुश्मनों से बचाने हेतु इसको किया जाता था। ऊंचे जो दीवार होते उसको गोपुरम कहा जाता था। अद्वितीय और प्राकृतिक चित्राकृति और मूर्तियों का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए लियोग्रिफ इसको किया जाता था, जो उदाहरण के लिए यहां पे प्रस्तुत इन्होंने कर दिया। नए प्रकार के मंडल और साइन, उदाहरण के लिए अम्मान साइन और कल्याण मंडप, जो कि शिव के मंदिर की तरह था। इस प्रकार विभिन्न, एक सेकेंड, हां, इस प्रकार विभिन्न मतों पर विजयनगर साम्राज्य की वस्तु कला जो है अपनी प्रकृति में अद्वितीय ही नहीं थी, वरन पूर्ववर्ती शैलियों का अगले चरण भी था। कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने इसका फाइनली जो है निष्कर्ष लिखा है, मात्र 4 लाइन में। वही तो मैं हर बार आपको क्लास में कहता हूं, देखिए, सीखिए, एकदम सम अप करके लास्ट पॉइंट को यहां पे छोड़ दिया गया है। क्लियर हो गया? और यहां पे बच्चों को दिक्कत होता है कि सुजीत सर, सबसे दिक्कत होता है निष्कर्ष लिखने में। इस प्रकार विभिन्न मतों पर विजयनगर को अगर देखा जाए, साम्राज्य वास्तुकला में अपनी प्रकृति में तो अद्वितीय है ही है, बल्कि जो पूर्ववर्ती पहले जो शैली थे उसका अगला चरण भी विजयनगर साम्राज्य था। हो गया। अब बताइए नंबर कटने का चांस। चलिए
दूसरा क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से उठाते हैं और फिर से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल छोटा था, यह बात सच है, तथापि इसे अस्थायी सुधारों के लिए जाना जाता था। सविस्तार वर्णन कीजिए। कहने का मतलब है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल छोटा था, यह सही है, अस्थायी सुधारों के लिए भी यह जाना जाता था। इसको क्या करना है? सविस्तार वर्णन करना है। आइए शुरू करते हैं भूमिका से। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक शांत, सज्जन और सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे, जिन्होंने इंग्लैंड में सुधारवादी आंदोलन में भाग लिया था। इंग्लैंड के तो सुधारवादी आंदोलन में भाग लिया ही था। अतः यही मानसिकता भारतीय कार्यकाल में भी इन्हें दृष्टिगोचर होती है। अब इनका कार्यकाल को अगर कार्यकाल लिखें तो आपको कार्यकाल इनका लिखना ही पड़ेगा। क्या था इनका कार्यकाल? क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे। अब शुरू करते हैं प्रशासनिक सुधार। इन्होंने ये चीज दिया, अगर और अच्छा होता तो अगर फॉर्मेटिंग में बता देते राजनीति क्या था, आर्थिक क्या था, न्यायिक क्या था, सामाजिक क्या था, तो और इस आंसर में 4 चांद लग सकता है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जो मैं ये आंसर बता रहा हूं रवि जी का, इससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता या नहीं हो सकता। ये गलत बात है, इससे भी बेहतर हो सकता है। अगर आप सोच सकते हैं तो सोच सकते हैं, इससे भी बेहतर हो सकता है। प्रशासनिक सुधार, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, जो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत था। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लग गया था विलियम बेंटिक के बाद। इससे पहले जो है बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। एक समान प्रशासन का बढ़ावा दिया गया। न्यायिक सुधार में प्रांतीय न्यायालय, अब देखिए जो जो इंडिकेट किया जा रहा है, जैसे विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था अंडरलाइन कर दिया गया, न्यायिक सुधार अंडरलाइन कर दिया, बंगाल का गवर्नर जो है अब गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल, उसको अंडरलाइन कर दिया गया, प्रांतीय न्यायालय जो है उसको अंडरलाइन कर दिया गया, सिविल कोर्ट को जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कीजिए और ये आदत अपने जीवन का बना लीजिए। सर्किट कोर्ट, अपराधी को समाप्त कर, एक सेकेंड सॉरी, समाप्त किया गया। शक्तियों को पहले जो है कमिश्नरों के बाद जिला कलेक्टर को सौंपी गई, क्योंकि खर्चीली न्याय व्यवस्था थी, लंबित मुकदमे अधिक संख्या में था, क्योंकि करके उसके बाद हर पॉइंट को इंडिकेट किया और देखिए खर्चीली न्याय अंडरलाइन कर दिया, लंबित मुकदमा अंडरलाइन कर दिया। यही काम तो हमें करना है आंसर राइटिंग में, तभी आपके लिए भी तालियां बजने वाली है, अदरवाइज लौट के घर जाने की जरूरत आ जाएगी। हाँ, रियासतों के प्रति नीति वेलेस्ली और हेस्टिंग के बजाय और हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई। उदाहरण, और हस्तक्षेप नीति यानी कि दखल अंदाजी नहीं, और हस्तक्षेप का मतलब दखल अंदाजी नहीं। धार्मिक और सामाजिक सुधार, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में इन्होंने किया और 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा को इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1833 देखिए अंडरलाइन, सती प्रथा उन्मूलन अंडरलाइन। यही काम हमको भी आंसर में करना है। नेक्स्ट है सामंतवादी। 1833 के एक्ट में प्रतियोगिता परीक्षा की नौकरी के आधार पर योग्यता माना गया। यहां देखिए सर्किल कर दिए कि अब जो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर योग्यता माना जाएगा, इन्होंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आराम से ये समतावादी को समझ सके कि समतावादी का मेन क्रक्स रूट्स क्या है। इन्होंने इंडिकेट कर दिया एग्जामिनर को कि चाह के भी आप मेरा नंबर नहीं काट सकते हो, क्योंकि हम वो हर चीज दिए हैं जो आपके दिमाग में इस समय चल रहा है कॉपी चेक करने समय। अब आते हैं शैक्षणिक सुधार। भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मैकाले समिति का नियुक्ति किया गया, जो क्या किया? शैक्षणिक सुधार का स्थापना किया। चलिए, शैक्षणिक सुधार में आपने देखा मैकाले समिति, अब अंडरलाइन कर दिया। ये अंडरलाइन बच्चे करते ही नहीं है, बस दोस्त हिंदी और इंग्लिश का गीत गाते हैं। देखिए है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं है, और इसको पूरी तरीके से खारिज करना मेरा कोई हक भी नहीं बनता है। ये है, हिंदी इंग्लिश तो है, कुछ न कुछ तो है, लेकिन कमियां उससे ज्यादा हमारे अंदर भी है। इसको भी हम अगर समय रहते एक्सेप्ट कर लें तो हम भी रवि जी से अच्छा रैंक ला सकते हैं, है ना। आइए अब लास्ट जो है निष्कर्ष। इस प्रकार पूर्ववर्ती गवर्नरों के विपरीत बेंटिक ने प्रगतिशील और सुधारवादी मानसिकता का परिचय देते हुए आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्तरों पे सुधार को उद्दीपित किया। अब इस सबको जो है आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक को अंडरलाइन कर दिया। बताइए इसमें कहां नंबर काट ले एग्जामिनर? आप काट सकते हैं अगर आप भी इसको चेक करें तो। बस यही काम करना है। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विश्व इतिहास से रहेगा। थोड़ा विश्व इतिहास को भी देख ले ताकि आपको मजा आ जाए तीनों खंड से किस तरीके से लिखा जाए। जहां भारतीय पूंजीवाद दीर्घकालिक समय तक चलने वाले सामूहिक, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जो है आधुनिक का ही है। चलिए आइए दिखाते हैं एक विश्व इतिहास का क्वेश्चन, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। तब तक आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। अमेरिकी क्रांति एक संवैधानिक संकट था जो ब्रिटेन के साम्राज्यिक हितों और स्वशासन में उपनिवेश
वासियों के अनुभव के स्तर पर विरोध से उत्पन्न हुआ था, स्पष्ट कीजिए। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं उसी तरीके से जैसे बार बार करते हैं। अमेरिकी क्रांति से क्वेश्चन दिया गया है और अमेरिकी क्रांति का एक संवैधानिक संकट था। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट यही है, जो ब्रिटेन के साम्राज्यिक हितों और स्वशासन में उपनिवेशियों के लिए अनुभव के परस्पर विरोध उत्पन्न हो रहा था। बस इसी को समझाना है, स्पष्ट करना है। आइए भूमिका से शुरुआत करते हैं। थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वाशिंगटन जैसे नेताओं के नेतृत्व में अमेरिकी वासियों ने 1789 में संविधान का निर्माण एक लंबे लड़ाई के बाद प्राप्त किया और यह क्रांति विभिन्न हितों से प्रेरित था। 1 2 3 4 5 लाइन में बताइए कोई भूमिका 5 लाइन से ज्यादा भाग रहा है, फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं। क्लियर हो गया, एकदम टू दी पॉइंट बात किया गया, थोड़ा सा भी घुमाया गया। हित, इंग्लैंड के वाणिज्यिक वादी हित और अमेरिका का मुक्त व्यापार हित, दोनों को अलग अलग तरीके से समझाया गया। एक साइड से इंग्लैंड रख दिया गया, दूसरी साइड से अमेरिका रख दिया गया। इंग्लैंड के आर्थिक हित, अमेरिका के प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक कर नहीं होगा, याद आ रहा होगा। टाउनशिप यानी कि टाउन डाउन शासन गवर्नर के अधीन, वही स्थानीय परिषद, किंतु गवर्नर का यहां पे नियंत्रण था। उपयुक्त हितों का उदाहरण जैसे क्या, ग्रेनविले की नीतियां। अब थोड़ा सा समझते कि ग्रेनविले की नीतियां क्या है। इन्होंने क्या है, अब जो भी आप हेडिंग दे रहे हैं उसको इस तरीके से बॉक्स में रख देंगे ना तो मजा आ जाएगा। आज से करना शुरू कर दीजिए। ग्रेनविले की नीतियां, शुगर एक्ट और स्टंप एक्ट का कर क्या करना, बढ़ा देना। औद्योगिक नीतियां, अमेरिकी उद्योग में बंद करना, अमेरिकी उद्योग में टोटल पूरी तरीके से बंद कर देना। वाणिज्यिक नीति, अमेरिकी निर्यात सिर्फ इंग्लैंड को ही करेगा, हर तरीके से इसको बंद करके रख दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति जो थी, अमेरिका में चाय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जबकि अमेरिका मुक्त व्यापार चाहता था कि हम किसी भी देश से व्यापार कर सकते हैं। और यहां पे देखिए लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति जो अंडरलाइन कर दिया गया, अमेरिका मुक्त व्यापार को अंडरलाइन कर दिया गया। यही काम हमें करना है समय रहते हुए जितना जल्दी हो सके। कर वृद्धि, प्रारंभ में आंतरिक कर तो बाद में जो है कस्टम ड्यूटी में भी क्या कर दिया, इन लोगों ने वृद्धि कर दिया। अब थोड़ा सा समझते, उपयुक्त कारकों में अमेरिकी लोग में यह भावना भरी कि जहां हमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है उनको हम कर लगाने का भी अधिकार नहीं देंगे, जिसका परिणाम हुआ गवर्नर शासन के विरुद्ध असंतोष और बोस्टन की टी पार्टी जो थी उसको होते हुए एक संवैधानिक संकट के रूप में उत्पन्न हुआ और क्रांति के रूप में ये जो है फाइनली बाहर निकल के आया। ये हमारा निष्कर्ष हुआ। दोस्तों, हमारी एक कोशिश, एक हमारी प्रयास होती है जिससे आपको बेस्ट बेटर आंसर राइटिंग सीख सकें और फाइनली बेस्ट रैंक लेके अपने घर जा सकें। हमने कोशिश किया, प्राचीन का एक क्वेश्चन, आधुनिक का एक क्वेश्चन और मध्यकालीन का विश्व इतिहास का एक क्वेश्चन हमने आपको दे दिया और मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। किसी और की कॉपी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और साथ साथ में इस कॉपी से आपको क्या शिक्षा मिला मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और जिनकी अच्छी होगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।